हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं किरण यादव आज आपके सामने फिर एक बार प्रस्तुत हूँ हमारी कहानी लेकर, जिसका नाम है दादी माँ। जैसा कि आपने अब तक इस कहानी में देखा है कि लेखक अपनी दादी को बहुत याद करते हैं। लेखक जब बीमार हो जाते हैं तो उनकी दादी माँ उनकी बहुत केयर करती हैं, उनकी बहुत देखभाल करती हैं। और लेखक अब क्योंकि अपनी दादी माँ से बहुत दूर आ चुके हैं, इसीलिए अब यहाँ शहर में आकर वे अपनी दादी माँ के लाड़ प्यार को बहुत याद करते हैं। जैसा कि लेखक हमें इस कहानी में बता चुके हैं कि उनके बीमार हो जाने पर अभी उनके नौकर उन्हें पानी दे जाते हैं, डॉक्टर दवाई दे जाता है और जो खाना बनाने वाला व्यक्ति है वो उन्हें खाना बनाकर दे जाता है। हालांकि ये सभी लोग पैसे के बदले में काम करते हैं, लेकिन इतने पैसे देने के बाद भी लेखक अपने दादी माँ के लाड़ प्यार को नहीं पा सके। अपनी दादी माँ का जो प्यार था वे उन्हें पैसे देने के बावजूद भी नहीं मिल पाया। और जैसा कि आपने इस कहानी में अब तक देखा है कि एक हास्यात्मक प्रसंग हमारे सामने लेखक ने बताया है कि जब उनके घर में किशन भैया की शादी हो रही थी, उस समय दादी माँ कितनी चिंता करती थी कि भाई काम पूरे हो रहे हैं या नहीं। लोग दादी माँ को बुलाने आते तो दादी माँ यही कहती कि भाई अगर मैं एक काम भी ना करूँ तो वो अपने होने वाला नहीं है। हालांकि ये बात सभी जानते थे कि दादी माँ काम तो कुछ नहीं करती, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो उसमें बड़ों की उपस्थिति बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो लोग हमें गाइड ना करें, अगर वो लोग हमें मार्गदर्शन ना दें तो हम वह काम ठीक से नहीं कर सकते। इसीलिए दादी माँ जो है उनका उस शादी में होना, उस शादी के हर कार्य में उनका निर्णय या उनका मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी हो जाता था। उसके अलावा एक घटना जो लेखक हमारे सामने बता चुके हैं कि किस तरह से धन्नो यानी रामी की चाची जो है वो लेखक की दादी माँ से पैसे मांगती है। और पैसे जब वो उधार मांगती है तो वो कहती है कि जब फसल कटेगी तो वह उसे वापस कर देंगी। हालांकि फसल कट चुकी है, लेकिन धन्नो ने अब तक वह पैसे वापस नहीं किए, जिस बात पर दादी माँ उससे बहुत नाराज़ हो जाती है और दादी माँ उसे बहुत बुरी तरीके से डांटती है। लेखक इस बात को देखते हुए वह बीच में हस्तक्षेप करते हैं कि वह गरीब है, वह कभी ना कभी तो पैसे दे ही देंगी। लेकिन दादी माँ लेखक को भी डांटती है और कहती है कि तू बड़ा आया मुझे समझाने। उसके बाद जो धन्नो है वह कहती है कि वह पैसे क्यों नहीं दे पाई, क्योंकि उसके घर में उसकी बेटी की शादी होने वाली है। और वह दादी माँ से कहती है कि अगर आपने मेरी बेटी का उद्धार नहीं किया तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा। और इसके बाद दादी माँ जो है कुछ समय बीत जाने के बाद जो धन्नो का पैसा होता है, जो धन्नो ने दादी माँ से उधार लिया था, वह सारा पैसा वह माफ़ कर देती है। ऊपर से और 10 रुपए उनको देकर चली जाती है कि उनकी बेटी की शादी में काम आएंगे। और वह क्या कहती है, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10-5 रुपए के लिए हंसाई ना हो, है ना। इस प्रकार से दादी माँ जो है धन्नो जो है उसकी मदद कर देती है। उसके बाद लेखक जो है किशन भैया की शादी का ही एक विवरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसमें ये दिखाया जाता है कि कैसे जितने भी पुरुष वर्ग होते हैं वह बारात में चले जाते हैं, लेकिन लेखक और उनके मामा का लड़का ये दोनों ही किसी कारणवश बारात में नहीं जा पाते। अब होता ये है कि लेखक और उनके मामा का लड़का, क्योंकि वे दोनों बारात में नहीं जा सके, इसलिए वह लोग उस शादी वाले घर में ही रुक जाते हैं। अब जैसा कि पुराने ज़माने में यही प्रथा होती थी कि जितने भी पुरुष वर्ग हैं वह बारात में जाते थे और महिलाएं जो हैं वह घर पे रुका करती थी। अब क्योंकि महिलाएं घर पे रुकती हैं तो वे अपने मनोरंजन के लिए क्या करें, रात भर उन्हें जागना भी पड़ता था, तो वो क्या करेगी, वो कुछ ना कुछ ऐसे नाटक प्रस्तुत करती थी। जैसा कि आप लोगों ने भी कभी किसी शादी में देखा होगा कि कोई ना कोई ऐसे नाटक
या ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही किए जाते हैं, उसमें सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती हैं और उसमें किसी भी पुरुष वर्ग को शामिल नहीं किया जाता। यहाँ तक कि जो भी पुरुष वर्ग होते हैं उनको उस नाटक को देखने और सुनने भी नहीं दिया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से होता है। अब क्योंकि लेखक और उनके मामा का लड़का वो दोनों ही बारात में नहीं जा पाए, इसीलिए क्या होता है, वे दोनों उसी घर में रह जाते हैं। लेकिन होता ये है कि महिलाएं उस पर आपत्ति जताती है कि भाई ये दोनों जो है यहाँ पर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये महिलाओं का कार्यक्रम होने वाला है और इसमें किसी भी पुरुष वर्ग को हम उपस्थिति यहाँ पर नहीं देने वाले। इसीलिए वे उन दोनों को वहाँ से कहती है कि चले जाएं, लेकिन दादी माँ उनको बचा लेती है और दादी माँ कहती है कि लड़के क्या होते हैं, ये तो बेचारे बच्चे हैं, भगवान का रूप है, इनसे क्या शर्माना। और इसीलिए लेखक और उनके मामा के लड़के को वो वहीं पास में एक पलंग पर सुला देती है छुपाकर। अब लेखक जो है उनको रात भर नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि उनके कानों में उस कार्यक्रम में जो महिलाएं बोलती है और काफ़ी हंसाने वाला वो प्रोग्राम होता है, तो उसकी आवाज़ें बार बार उनके कानों में आती है और वो सोचते हैं कि अगर मैंने ज़ोर से हंस दिया तो सबको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर छुप के सो रहा हूँ। इसीलिए वो बहुत अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरी में एक ऐसी बात उन्हें सुनाई आ जाती है जिसके कारण वे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत ज़ोर से हंस देते हैं, जिस कारण से वे पकड़े जाते हैं। और देबू की माँ जो होती है वो उनकी चादर खींच लेती है और कहती है कि दादी माँ, ये कौन सा बच्चा सो रहा है, शायद इसे भूख लगी है, इसे दूध पिला देना चाहिए। इस प्रकार से वे लेखक को चिढ़ाती है और दादी माँ उस बीच में उनको लेखक को बचा लेती है। अब दूसरे दिन देबू की माँ फिर रास्ते में मिल जाती है और लेखक को देखकर क्या कहती है कि भाभी देखो कल वाला बच्चा। और लेखक वहाँ से भाग खड़े होते हैं और जाकर दादी के पास खड़े हो जाते हैं कि जैसे दादी माँ ने उन्हें रात में बचाया था, ठीक अभी भी दादी माँ उन्हें बचा लेंगी। ठीक है, तो अब तक हमने यह पूरी घटना देख चुके थे। अब इसके आगे की घटना हम इस आने वाले अंश में देखने वाले हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसे कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसे नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती है। वात्य चक्र का अर्थ होता है घटनाक्रम। ठीक है, दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। डावाडोल का अर्थ होता है स्थिति को और भी बिगाड़ दिया। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया गया है कि लेखक कहते हैं कि दादी माँ जो एक स्नेह और ममता की मूर्ति उस समय बनकर लेखक के सामने खड़ी हुई थी, आज वो सारी बातें लेखक को धीरे धीरे याद आती है और वो कहते हैं कि वह जो परिस्थितियाँ थी, वह जो उस समय का जो समय था, वह दौर था, वह सारी घटना आज लेखक के सामने सूखे पत्ते, मतलब कि कैसे एक के बाद एक उनके सामने आज नज़र आ रहे हैं। आज अचानक जब उनको उनकी दादी की याद आ गई है तो वे सारी घटनाएं एक के बाद एक उनको याद आ रही है। ठीक है, और वो कहते हैं कि दादी माँ जो थी वे हर परिस्थिति को देख चुकी थी। वे बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि भाई आने वाले समय में उन्हें कैसे कैसे दिन देखने को मिलेंगे। और वह कहती है कि दादी माँ जो है वह दादा की मृत्यु के बाद से बहुत उदास रहने लगी थी।
क्यों? क्योंकि दादाजी ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, कौन सा धोखा दिया था कि दादाजी क्या कहा करते थे कि वे कभी भी दादी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, उन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज क्या हुआ, दादाजी की मृत्यु हो गई है और दादाजी ने उन्हें अकेला इस संसार में छोड़कर चले गए हैं। अब दादी उनकी मृत्यु के बाद से बहुत ही उदास रहने लगी थी और इसीलिए वे कहती है कि दादाजी ने क्या किया है, उन्हें बहुत धोखा दिया है। वो क्या कहती है कि वे क्या कहा करते थे, उन्हें आगे भेजकर पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। ये बात उन्होंने झूठ कहा था कि वे उनका साथ निभाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद वे कहते हैं कि उनके बहुत से ऐसे मित्र थे जो मुंह में राम बगल में छुरी वाले, मतलब कि मुंह से तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते थे लेकिन पीठ पीछे उन्हें धोखा देने से पीछे नहीं हटे। ऐसे भी कई दोस्त उनके सामने आ खड़े हुए और उस समय दादा की मृत्यु के बाद जो उनके घर की परिस्थिति जो बिगड़ी, उसको और भी ज़्यादा बिगाड़ने में किसका हाथ था? इन्हीं दोस्तों का हाथ था, जो मुंह पर तो बहुत अच्छा बोलते थे लेकिन पीठ पीछे उन्हें धोखा देने लगे। और वे कहती हैं कि दादाजी का श्राद्ध आपको पता होगा, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी एक शोक सभा की जाती है, ठीक है, कि उनकी मृत्यु के बाद हम पूरे परिवार को बुलाते हैं और एक तरीके से खाना खिलाया जाता है, तो उसे श्राद्ध कहा जाता है, ठीक है। तो दादाजी की श्राद्ध में क्या हुआ, उनके लेखक के पिताजी ने बहुत ज़्यादा अतुल संपत्ति, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया। क्यों? और वो क्यों खर्च किया? बस दिखावे के चक्कर में, उनके दोस्तों की बातों में आकर उन्होंने क्या कर दिया, वो सारा पैसा खर्च कर दिया। और लेखक कहते हैं कि वह जो पैसा उन्होंने खर्च किया वह क्या था, घर का तो था नहीं, मतलब कि उनके घर में इतना पैसा तो था नहीं, तो वो पैसा कहाँ से आया? इन्हीं दोस्तों के पास से, जो उन्हें धोखा देने वाले थे। इन्हीं दोस्तों से उनके पिताजी ने क्या किया था, वह पैसा उधार लिया था और उस उधार के पैसे की उन्होंने ऐसा दिखावटीपन किया। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। ठीक है, अब क्या हुआ, दादाजी की तो मृत्यु हो गई और इसके कारण दादी माँ अक्सर क्या करती थी, उदास रहा करती थी, क्योंकि लेखक ने दादी माँ को कभी भी उदास नहीं देखा था। इसलिए वो जाकर दादी माँ के पास बैठते हैं और जैसे ही वह दादी माँ के पास बैठ जाते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है कि दादी माँ की आंखों में आंसू है। ठीक है, और दादी माँ अपनी नम आँखों से बैठी हुई है और काफ़ी ठंडी का मौसम उस समय हो रहा है। और किसके सामने बैठी है, एक संदूक यानी कि एक बहुत बड़ा बक्सा, जैसे एक पेटी हम कहते हैं, उस ज़माने में संदूक एक लकड़ी की बहुत बड़ी पेटी हुआ करती थी। ठीक है, उसके ऊपर दादी माँ दिया जलाकर हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। लेखक जब उन्हें देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू देखते हैं, तो वह जाकर धीरे से कहते हैं, दादी माँ, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेह आंखों की ओर देखा। ठीक है, अब लेखक उनके पास बैठ जाते हैं तो दादी माँ कहती है कि तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है, और वह उनकी आंखों की ओर देखते हैं और कहते हैं कि दादी माँ, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताओगी क्या? क्या है, पूछ। तुम रोती थी। लेखक क्या कहते हैं कि क्या आप रो रही हो? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। अब दादी माँ ने क्या कहा, उस बात को पलट दिया, उसका जवाब नहीं दिया कि वह रो रही है या नहीं। क्या कहती है लेखक से कि तूने अब तक खाना नहीं खाया है, चल मैं तुझे खाना दे देती हूँ। अब क्योंकि दादी माँ गीली धोती, मतलब कि वह नहा कर आई थी और ऐसे ही गीले कपड़ों में बैठी थी, तो दादी माँ से कहते हैं कि भाई तुम अपनी धोती तो बदल लो। ठीक है,
मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने से हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर सुबह जब चारपाई मतलब पलंग पर पिताजी बैठे हैं और वे क्या कह रहे हैं किशन भैया से कि उनके ऊपर बहुत उधार बाकी हुई है और बहुत से लोगों को तो अभी पिछला पैसा भी देना बाकी है और वो सोच रहे हैं कि अब कोई उनके पास उपाय भी नहीं बचा और इस कारण वे क्या करने लगे हैं, रोने लगे हैं। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। ठीक है, अब किशन भैया और पिताजी को इतना उदास देखकर, रोता देखकर दादी माँ वहाँ पहुँचती है और कहती है कि तुम क्यों रोते हो, अभी तो मैं ज़िंदा हूँ। और वो क्या करती है, अपने उसी संदूक से एक चमकती हुई चीज़ निकालती है। और वह चीज़ क्या होती है, वह चीज़ होती है एक सोने का कंगन। और वह कंगन उन्हें कौन देता है, वह कंगन उन्हें दादाजी देते हैं। और दादाजी की वही एक आखिरी निशानी दादी माँ के पास रह जाती है। लेकिन अपने बच्चों को इस तरह से उदास देखकर वह कंगन अपने पिताजी को वह दे देती है और कहती है कि यह उनके वंश की आखिरी निशानी है। ठीक है, और कहती है कि पुराने लोग आगे पीछे के बारे में सोच लेते थे, मतलब आगे अगर कोई मुश्किल आए तो उसमें हमें कैसे अपने आप को बचाना है, ये सारी बातें पुराने ज़माने के लोग सोच कर रख लेते थे। इसलिए दादी माँ वह कंगन उनके हाथ में दे देती है। उस कंगन को हाथ में देने का क्या मतलब होता है कि उस कंगन को बेचकर जो पैसे आएंगे उससे वह जितने भी लोगों का कर्जा है वह पिताजी चुका दे। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की के पास बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। ठीक है, इस प्रकार से लेखक कहते हैं कि वह क्या कर रहे हैं, अपनी उन्हीं सारी घटनाओं को सोचते हैं कि कैसे दादी उनको मुसीबत के समय बचाती थी, कैसे उनकी मदद करती थी, कैसे उन्होंने पिताजी की और किशन भैया की मदद करी। ठीक है, बहुत सी बातें उनके सामने इस वक्त आने लगी है। और फिर अचानक से वो क्या सोचते हैं कि दादी कैसी है, एक शापभ्रष्ट देवी, मतलब कि श्रापग्रस्त, मतलब कि किसी को अगर कोई श्राप मिला हो तो दादी माँ क्या करेगी, उस श्राप को भी उससे दूर कर देंगी, उस श्राप से भी बचा लेंगी। इस प्रकार की वह देवी लगी। और फिर क्या हुआ, लेखक कहते हैं कि एकदम से जो वो अभी तक जो पुरानी यादों में खोए हुए थे उससे वो बाहर निकल आते हैं और वो देखते हैं कि दिन बहुत ज़्यादा चढ़ गया है। और एक कौवा आता है पेड़ से उड़कर आकर उनकी खिड़की पर बैठ जाता है और अपनी घिनौनी आवाज़ से ज़ोर ज़ोर से वह चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ लेखक को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह अचानक उनका ध्यान जाता है अपने हाथ पर आए हुए उस पत्र को जिसको वह पढ़ रहे हैं। और वह पत्र किसने भेजा है, वह पत्र किशन भैया ने लेखक को भेजा है। और उस पत्र में क्या लिखा हुआ है कि दादी माँ अब नहीं रही, यानी दादी माँ की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और इसी बात पर अब तक लेखक को विश्वास नहीं होता कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। तो बच्चों, यह पाठ हमने अब देखा जिसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार से दादी माँ एक बहुत ही दयालु किस्म की, या हम कहें कि एक देवी की मूर्ति सी हमारे सामने आके प्रस्तुत हुई थी। और किस प्रकार से दादी माँ हम सबकी सहायता करती हैं। हमारे घर में भी अपनी अपनी दादी माँ है, वे हमें इसी प्रकार से बचाती हैं जैसे लेखक की दादी माँ है। तो
इस पूरे पाठ को आप एक बार फिर से पढ़िए और इस पाठ में अगर आपको कोई शब्द समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।